हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना चैप्टर चल रहा था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, मेटलर्जी या धातुक्रम का चैप्टर अपना चल रहा था और इसके मैं आपको 3 क्लासें कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज इसकी चौथी क्लास के बारे में या 4th लेक्चर के बारे में आज अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन धातुक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। धातुक्रम कौन कौन से चरणों में किया जाता है? अयस्क को चूर्णित करना, पीसना, अयस्क का सांद्रण करना और फिर सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करना। अपना ये टॉपिक था सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करना। यह अपना टॉपिक था, अशुद्ध धातु प्राप्त करना। अब देखो, सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करना, इसके 2 चरण थे। एक तो कौन सा था? ये 2 चरणों में अपन कर रहे थे। एक तो कौन सा था? सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना। और यहां पर अपन ने 2 प्रक्रम पढ़े थे। यहां पर अपन ने 2 प्रोसीजर था। यहां पर एक था निस्तापन द्वारा और एक अपन ने देखा था भर्जन द्वारा। फिर दूसरा इसमें सेकंड स्टेप था। अब अपन ये जो सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में इनप्योर मेटल या अशुद्ध धातु में अपचयन, ये 2 प्रोसीजर थे। इसमें अपन ये ऊपर वाला प्रोसीजर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन। देखो, धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन अपन कौन कौन सी विधियों द्वारा कर सकते हैं। तो देखो, अपन पढ़ेंगे यहां पर अपचयन कैसे कैसे करेंगे। कार्बन द्वारा, या अपन कह सकते हैं कोक द्वारा अपचयन, और इसको अपन स्मेल्टिंग या प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन। दूसरा देखेंगे एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन, इसको अपन एल्यूमिनोथर्माइट या गोल्ड स्मिथ प्रक्रम भी कहते हैं। एल्यूमिनोथर्माइट या गोल्ड स्मिथ प्रक्रम भी कहते हैं। गोल्ड स्मिथ प्रक्रम के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तीसरा है स्वतः अपचयन। ये ध्यान रखना, बेसेमर परिवर्तक में होता है। बेसेमर परिवर्तक में। और चौथा है विद्युत अपघटनी अपचयन। ये करा जाता है धन विद्युतीय धातुओं का। धातुएं जैसे सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। इन धनविधि धातुओं का अपचयन किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटनी अपचयन। तो अब अपन धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। तो इन 4 प्रोसीजर के द्वारा अपन धातु ऑक्साइड से क्या प्राप्त कर सकते हैं? अशुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, अपन
यही अपने को आज की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा, इसी के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लियर है ये बात सभी को? अब देखो अपन एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। इससे पहले एक थोड़ी सी जानकारी अपने को किस किस के बारे में पढ़ना है, मैट्रिक्स के बारे में अपने को पढ़ना है। मैट्रिक्स क्या होता है वैसे मैं बता चुका, या इसको अपन क्या कहते हैं, आधात्री भी कह सकते हैं। एक इसके बाद में पढ़ेंगे अपन एक गालक के बारे में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे अपन धातुमल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, धातुमल, या इसको स्लैग कहते हैं। इन तीन बिंदुओं के बारे में, इन तीन की डेफिनेशन के बारे में अपन एक एक करके और पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अपन यहां पर बात करेंगे मैट्रिक्स अथवा आधात्री की। देखो जो सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में अपन बदलते हैं निस्तापन अथवा भर्जन द्वारा, तो जो अयस्क होता है उसमें कुछ अगलनीय अशुद्धियां रह जाती है। क्या रह जाती है, कुछ अगलनीय या नॉन फिजिबल, और उन अगलनीय अशुद्धियों को ही अपन क्या कहते हैं, मैट्रिक्स अथवा आधात्री कहते हैं। तो निस्तापन करने के बाद में या भर्जन करने के बाद में अयस्क में कुछ अगलनीय अशुद्धियां रह जाती है, अगलनीय, नॉन फ्यूजिबल, जो विलय नहीं होती है, ठोस कणों के रूप में रहती है। उन अगलनीय अशुद्धियों को ही अपन मैट्रिक्स बोल सकते हैं या आधात्री बोल सकते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को? गालक, देखो ये जो अगलनीय अशुद्धियां होती है, मैट्रिक्स अथवा आधात्री होती है, उसके साथ गालक क्रिया करता है। इसको मैट्रिक्स या आधात्री बोल सकते हैं। इसके साथ कौन क्रिया करता है, गालक, और क्या बना लेता है, धातुमल। क्या बना लेता है, धातुमल। ये क्या होता है, गलनीय कीट कहते हैं इसको। ये गलनीय होता है और ये होती है अगलनीय, ये होती है अगलनीय। तो अब ये धातुमल ऊपर की ओर तैरता रहता है अयस्क में, जिसको छान करके अपन क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार से जो आधात्री या जो अशुद्धियां थी वो धातुमल के रूप में क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो अब देखो अपन बात करते हैं धातुमल। समझ गए क्या होता है, मैट्रिक्स के साथ या अगलनीय अशुद्धियों के साथ गालक क्रिया करके एक गलनीय कीट का निर्माण करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, स्लैग या धातुमल कहते हैं, जो हल्का होने के कारण तैरकर ऊपर आ जाता है, जिसको अपन हटा लेते हैं। इस प्रकार मैट्रिक्स अथवा अशुद्धियों को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, या फिर मैं कहूं क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। क्लियर है ये बात सभी को? अब देखो अपन बात करेंगे गालक के बारे में। देखो मैट्रिक्स अथवा आधात्री निम्न दो प्रकार की हो सकती है। इसको हटा देता हूं, अपना टॉपिक यही रहेगा, ये चीजें मैं आपको पहले करवा चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं, देखो बड़ी आसान सी बात है। मैट्रिक्स क्या होता है, यानी भर्जन और निस्तापन, ये दोनों करने के बाद में भी अयस्क में कुछ अगलनीय अशुद्धियां रह जाती हैं, जिनको अपन मैट्रिक्स अथवा आधात्री या अपअयस्क कहते हैं। ठीक है, इन आधात्री के साथ जब गालक क्रिया करता है तो एक गलनीय कीट में बदल जाता है, जिसको अपन धातुमल कहते हैं, जो हल्का होने के कारण तैरकर ऊपर आ जाता है और उसको छानकर पृथक कर लिया जाता है। क्लियर है बात सभी को? अब देखो गालक निम्न दो प्रकार के होते हैं। गालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं अम्लीय गालक, अम्लीय गालक जैसे SiO2, P4O10। एक होते हैं क्षारीय गालक। कौन से गालक, क्षारीय गालक। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे MgO, जैसे CaO। ये कौन से गालक होते हैं, क्षारीय गालक। अब देखो यहां पर सिंपल सी बात है, अम्लीय गालक कौन सी अशुद्धियों को दूर करेंगे, क्षारीय अशुद्धियों को दूर करेंगे। क्षारीय गालक कौन सी अशुद्धियों को दूर करेंगे, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करेंगे। तो मैं कहूं ये
अम्लीय अशुद्धियों के साथ क्रिया कर धातुमल बनाते हैं। और यही बात यहां पर, ये अम्लीय गालक किसके साथ, क्षारीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, गालक बनाते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को। देखना, जैसे ये यहीं पर बता देता हूं। जैसे मान लो इसी की बात कर रहे हैं, मान लो अशुद्धियां हैं, सिलिका की अशुद्धियां, SiO2 की क्या है, अशुद्धि। इसके साथ कौन क्रिया करेगा, इसके साथ क्षारीय गालक क्रिया करेगा। कौन है क्षारीय गालक, CaO, ये क्या है, गालक। बताओ ये क्रिया करके क्या बनाएगा, CaSiO3। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम सिलिकेट। और क्या है ये यहां पर धातुमल बना है। क्लियर हुई क्या ये बात, ये यहां पर क्या बनाया इसने, ये यहां पर इसने धातुमल बनाया है। यदि क्षारीय अशुद्धियां हो तो अम्लीय गालक प्रयुक्त होता है। अम्लीय गालक प्रयुक्त होता है किसमें, धातुमल बनाने में। धातुमल बनाने में अम्लीय गालक प्रयुक्त होगा। जैसे अशुद्धि है, यही लिख सकते हैं, चाहे अन्य कोई लिख सकते हैं, चाहिए इसी को अपन बना करके लिख सकते हैं। अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, ये क्या है, अशुद्धि। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गालक। ये कैसा हो गया अब, अम्लीय। और ये अशुद्धि कैसी है, क्षारीय। क्या बन जाएगा, MgSiO3। ये धातुमल बन गया। क्या बन गया, धातुमल। क्या बन गया ये, धातुमल। मैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं अपन इसको, मैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं। तो ये चीज आपको सबको क्या आनी चाहिए, समझ में आई हुई रहनी चाहिए। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो इसको आप फटाफट 3 चीजें यहां पर, मैट्रिक्स, गालक, धातुमल और गालक के प्रकार। अम्लीय अशुद्धियां हो तो क्षारीय गालक, क्षारीय अशुद्धियां हो तो अम्लीय गालक प्रयुक्त होते हैं। इनको तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करते हैं आगे। तो चले आगे। अब ये डिनोट कर लिया सबने, धातु ऑक्साइड गैसों धातु में अपचयन। अब ये अपन 4 प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कार्बन द्वारा अपचयन सबसे पहले पढ़ेंगे, कार्बन द्वारा अपचयन। सबसे पहला बिंदु ये रहेगा, कार्बन, इसको कहते हैं अपन कोक द्वारा अपचयन। इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रगलन या स्मेल्टिंग कहते हैं। अब देखो, कार्बन द्वारा अपचयन अथवा प्रगलन धन विद्युतीय धातुओं का किया जाता है। धन विद्युतीय धातुएं जैसे लेड हो सकती है, टिन हो सकती है, जिंक, आयरन, कॉपर आदि के धातु ऑक्साइडों का अपचयन
धातु में अपचयन कोक द्वारा या फिर किसके द्वारा करते हैं? कार्बन द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? कार्बन द्वारा करते हैं। अब देखो एक बात करता हूं मैं प्रगलन की, या स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, प्रगलन क्या होता है? देखो धातु ऑक्साइड को कोक या कार्बन के साथ उच्च ताप पर तीव्रता से गर्म कर धातु में अपचयित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। इसी को अपन क्या कहेंगे? प्रगलन कहेंगे। उच्च ताप पर तीव्रता से गर्म कर धातु में अपचयित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। ये चीज आपको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। जैसे ZnO कार्बन Zn प्लस CO, जैसे PbO कार्बन Pb प्लस CO। तो ये प्रोसीजर क्या है? प्रगलन है। इसी प्रकार जैसे Fe2O3 का अपचयन कार्बन द्वारा भी किया जाता है तथा CO द्वारा भी वात्या भट्ठी में किया जाता है। कौन सी भट्ठी में? वात्या भट्ठी में किया जाता है। जो आयरन का ऑक्साइड है उसका अपचयन अपन किसके द्वारा कर सकते हैं? कार्बन के द्वारा भी कर सकते हैं और किसके द्वारा कर सकते हैं? प्रगलन कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा भी कर सकते हैं। कैसे? इसकी रिएक्शन ऊपर लिख देता हूं मैं। Fe2O3 प्लस 3 प्रगलन 2Fe प्लस 3CO, या फिर Fe2O3 प्लस 3CO, ये क्या है? प्रगलन 2Fe प्लस 3CO2। तो इसका प्रगलन किसके द्वारा किया जाता है? कार्बन द्वारा भी किया जा सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा भी वात्या भट्ठी में किया जाता है। एक डेफिनेशन और है पायरो धातुक्रम। ये पायरो धातुक्रम क्या होता है? धातु ऑक्साइड को उपयुक्त अपचायक के साथ गर्म कर धातु में अपचयित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पायरो धातुक्रम। वही प्रगलन है। अगर उपयुक्त अपचायक, यहां पर अपचायक क्या ले लें? कार्बन ले लें, तो क्या हो जाएगा? वो स्मेल्टिंग, या फिर उसको क्या कह सकते हैं अपन? प्रगलन कह सकते हैं। उसको क्या कहेंगे अपन? प्रगलन कहेंगे। ये चीज आपको सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपन कोक अथवा कार्बन द्वारा भी अपचयन कर सकते हैं। तो ये क्या अपना टॉपिक क्या था? धातु ऑक्साइड को किस में बदल रहे थे? का अशुद्ध धातु में अपचयन। अशुद्ध धातु में अपचयन ये पढ़ रहे थे अपन। धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन, कोक अथवा कार्बन द्वारा ये अपचयन अपन करवा चुके। कौन कौन सी धातुओं का होता है ये भी मैं बता चुका। लेड हो सकता है,
टिन हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है और कॉपर हो सकता है। क्लियर है ये बात सभी को? अब अपन पढ़ेंगे एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हो। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन, इसको क्या कहते हैं? एल्यूमिनो थर्माइट प्रक्रम या गोल्डस्मिथ प्रक्रम। एल्यूमिनोथर्माइट प्रक्रम या इसको अपन क्या कहते हैं? गोल्डस्मिथ प्रक्रम कहते हैं। अब देखना, अब देखो इसके द्वारा कौन कौन सी धातु ऑक्साइडों का अपचयन किया जाता है? जो अधिक धन विद्युती धातुओं के ऑक्साइडों का अपचयन किया जाता है। ऑक्साइडों का अपचयन किया जाता है जैसे Cr2O3 का Mn3O4, इनका क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन किया जाता है। यानी अपचायक के रूप में यहां पर कौन काम में आता है? एल्यूमिनियम काम में आता है। यहां पर अपचायक के रूप में कार्बन को काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वो उष्मागतिकी के आधार पर देखा जाता है कि डेल्टा जी का मान धनात्मक है या ऋणात्मक। वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्यों नहीं किया जा सकता इसका, कार्बन के द्वारा अपचायक कार्बन के रूप में यहां पर प्रयुक्त क्यों नहीं हो सकता है, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन। तो जैसे अपन बात करें Cr2O3 और ये एल्यूमिनियम, और ये क्या है? एल्यूमिनोथर्माइट प्रक्रम। कि क्या बन जाएगा? 2Cr प्लस Al2O3। तो इस प्रकार से एल्यूमिनोथर्माइट प्रक्रम द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर अपचायक कार्बन को प्रयुक्त नहीं कर सकते, प्रयुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेल्टा जी के मान अपने को देखने पड़ते हैं कि ऋणात्मक कौन से में आते हैं, कौन सा उष्माशोषी प्रक्रम है, कौन सा उष्माक्षेपी प्रक्रम है। उस आधार पर डेल्टा जी के मान अपन डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब अपन, मैं इसको हटा देता हूं, नीचे लिख देता हूं स्वतः अपचयन। ये Cr2O3 का किया जाता है और Mn3O4 का। तीसरा है स्वतः अपचयन। देखो, सबसे पहली बात तो स्वतः अपचयन में यही ध्यान रखनी है, जो स्वतः अपचयन होता है वो बेसेमर परिवर्तक में किया जाता है। किसमें? बेसेमर परिवर्तक में। और कौन कौन सी धातुएं? कॉपर, लेड और Hg, इनका किया जाता है। जैसे Cu2O प्लस Cu2S किस में लेंगे अपन? बेसेमर परिवर्तक में। गरम करेंगे इनको तो अपने को क्या प्राप्त होगा? यहां पर 6Cu प्लस SO
2। तो इस प्रकार ये बेसिमर परिवर्तक में स्वतः अपचयन, यानी इसमें कोई बाहर से कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही इनका क्या हो जाता है, देखो इनका और इनका स्वतः क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो यही ध्यान रखना है, स्वतः अपचयन किस किस का, किस में किया जाता है, बेसिमर परिवर्तक में किया जाता है, परिवर्तक। क्लियर है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी अपचयन, चौथा विद्युत अपघटनी अपचयन। अब देखो जो विद्युत अपघटनी अपचयन है वो किस किस का किया जाता है, वो मैंने बता चुका हूं आपको। सोडियम का किया जा सकता है, पोटेशियम का किया जा सकता है, मैग्नीशियम का भी किया जा सकता है, कैल्शियम का किया जा सकता है और एल्यूमिनियम का, इन सभी का क्या किया जाता है, स्वतः अपचयन किया जाता है। अब देखो विद्युत अपघटनी अपचयन किस प्रकार से किया जाता है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो इन धातुओं के ऑक्साइड हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं तथा क्लोराइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्लोराइड का गलित अवस्था में विद्युत अपघटनी अपचयन करवाने पर कैथोड पर ये धन विद्युतीय धातुएं प्राप्त होती है, धन विद्युतीय धातुएं प्राप्त होती है। कैसे, देखो जैसे अपन बात करें, जैसे NaCl का विद्युत अपघटनी अपचयन, NaCl का विद्युत अपघटनी अपचयन की बात करते हैं। NaCl के विद्युत अपघटनी अपचयन NaCl क्या बनेगा, Na+Cl-, तो एट कैथोड, यानी कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा, कौन जाएगी, प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या प्राप्त हुई, कैथोड पर धातु प्राप्त हो गई। एट एनोड, एनोड पर क्या है, Cl-, और ये 1/2 Cl2 गैस, और ये इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस प्रकार से अपने को आप भी देख सकते हो क्या प्राप्त हुआ, कैथोड पर अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, धातु प्राप्त हो जाता है। ये क्या रहता है, संगलित रहता है या गलित अवस्था में रहता है। तो ये कौन सी विधि द्वारा, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, धन विद्युतीय धातुओं के ऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड होगा तथा क्लोराइड होगा, क्या कर सकते हैं, अपचयन करेंगे। तो कैथोड पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, धातु। बताओ ये कैथोड पर धातु प्राप्त हुई या नहीं हुई अपने को। तो ये था आपका विद्युत अपघटनी अपचयन। तो इस प्रकार से धातु ऑक्साइड को ऐसा अशुद्ध धातु में अपन इन 4 प्रोसीजर द्वारा बदल सकते हैं, या फिर मैं कहूं परिवर्तित कर सकते हैं। ये चीज आपको सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब धातुक्रम का उष्मागतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। ये हटा देता हूं अब। अब अपन धातुक्रम के उष्मागतिक सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे।
धातुक्रम का ऊष्मागतिक सिद्धांत। देखो किसी प्रक्रम के लिए मानक ताप और दाब पर, किसी भी प्रक्रम के लिए मानक ताप एवं दाब पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण निम्न होती है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल एस। यहाँ डेल्टा जी है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा एच है मानक एंथैल्पी परिवर्तन, टी है ताप, डेल्टा एस है मानक एंट्रोपी परिवर्तन। मानक का मतलब क्या है यहाँ पर 298 केल्विन ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब। इसका मतलब ये क्या है मानक, और मानक परिस्थितियां ये नोट द्वारा दर्शाई जाती है। अब देखो डेल्टा जी के मान 3 होते हैं। डेल्टा जी क्या क्या हो सकता है, अगर धनात्मक होता है, अगर क्या हो सकता है ऋणात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है शून्य हो सकता है। धनात्मक होने का मतलब अभिक्रिया होती है अस्वतः है। कैसी होती है? अस्वतः। ऋणात्मक होने का मतलब अभिक्रिया होती है स्वतः है, और शून्य होने का मतलब अभिक्रिया कैसी रहती है? साम्य में रहती है। तो वे अभिक्रियाएं जिनके लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है वो सभी अभिक्रियाएं कैसी होती है? स्वतः रिएक्शन होती है, साइमल्टेनियस रिएक्शन होती है। अब देखो किसी अभिक्रिया के लिए समीकरण को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा जी नोट बराबर माइनस आर टी एल एन के, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखो डेल्टा जी आप जानते हो क्या है? आर क्या है? गैस स्थिरांक है। के क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक। के क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक है। अब देखो यहां पर भी अपने को एक चीज का ध्यान रखना है, वही डेल्टा जी नेगेटिव तो अभिक्रिया कैसी होगी? स्वतः। के धनात्मक होगा, के क्या होगा? धनात्मक, तब भी अभिक्रिया क्या होगी? स्वतः। तो आपको एक चीज यहां पे समझ में आ रही होगी, वो चीज क्या है कि जब डेल्टा जी ऋणात्मक होगा तब अभिक्रिया स्वतः होगी, और के साम्य स्थिरांक धनात्मक होगा तब अभिक्रिया क्या होगी? स्वतः होगी। वैसे भी आपने सेल विभव वाला देखा था, इस सेल के लिए देखा था ना, अगर ये धनात्मक होता है तो अभिक्रिया क्या होती है? स्वतः। इसी प्रकार के ये धनात्मक होगा ना, ये धनात्मक होगा तब अभिक्रिया कैसी होगी? स्वतः होगी। और डेल्टा जी क्या होना चाहिए? डेल्टा जी क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए, तब अभिक्रिया कैसी होगी? स्वतः होगी या अपने आप संपन्न होगी। तो ये कौन सी थी? धातुक्रम का ऊष्मागतिक सिद्धांत। अब अपन एक
केवल आपको मैं एलिंगम आरेख की डेफिनेशन बता देता हूं, क्या होता है एलिंगम आरेख। यहां पर दो ही समीकरण बताई है मैंने, दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया। दूसरी समीकरण ये रही, कब ये मानक परिस्थिति बता दी, 3 कंडीशन, ये कब अभिक्रिया होता होगी उनके बारे में बताया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट की बात करें, अब अपन पढ़ेंगे अपचायकों के चयन हेतु एलिंगम आरेख। के चयन हेतु एलिंगम आरेख। देखो क्या होता है एलिंगम आरेख। अपन आरेख खींचते हैं किस किस के मध्य, डेल्टा जी और परमताप, यानी जब गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और ताप के मध्य जो आरेख खींचे जाते हैं वही आरेख क्या कहलाते हैं, यही आरेख क्या कहलाते हैं, एलिंगम आरेख कहलाते हैं। कौन से आरेख कहलाते हैं, एलिंगम आरेख कहलाते हैं। तो देखो कैसे, जब 1 मोल ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, 1 मोल ऑक्सीजन द्वारा धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, उस दौरान का डेल्टा जी और उस दौरान का ताप, इनके मध्य जो आरेख है उनके बारे में किसने बताया, एलिंगम के द्वारा बताया गया। इसी कारण इन आरेखों को अपन किस नाम से जानते हैं, एलिंगम आरेखों के नाम से अपन जानते हैं। और अब अपन एलिंगम आरेख के निष्कर्ष क्या हैं, एलिंगम आरेख के यूजेज क्या हैं और एलिंगम आरेख की लिमिटेशन क्या है, इनके बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।